Hi, this is Ronika Wahi. Today I'm going to interview Varsha Srivastava from Raipur. She's a homemaker and a mother, and she is somebody who has not given up on her dreams at all. She's pursuing her passion to be an appreciated writer. Uh, Around 2.5 years ago, she started her journey with the popular self-publishing platform Pratilipi, and her work has been appreciated so much that in this short span of time, her work has been turned into comics. She's secured licensing deals for audiobooks. Two of her audiobooks are already available. There's a web series being developed on her trilogy, and for those of you who like to read physical copies of books, there are a couple of paperbacks also of her works which are available. One the first novel of hers that's been published in paperback is Behrupia. It's been published by Ekatra, which is a joint imprint of Manjul and Pratilipi. So thank you so much for taking out the time for this interview. The first thing that I am really interested in knowing is how did you decide um, on doing this work? Like, you're engaged in your household responsibilities, you have a young kid. So how did you start your writing journey, and what has been your trajectory so far? अ, जो राइटिंग मैंने स्टार्ट की थी, फर्स्ट मेरा जो एक्सपीरियंस था वो प्रतिलिपि से ही था। जनवरी 19 2019 में मैंने स्टार्ट किया था लिखना। तो प्रतिलिपि से ही था, अब तक मैं प्रतिलिपि के लिए ही लिख रही हूँ। तो वो थी मेरी पहली स्टोरी जो हुई थी जनवरी 19 में मैंने पब्लिश की थी। काफ़ी पहले मैंने एफबी पर ऐड देखा था प्रतिलिपि का, जो कि एक सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफ़ॉर्म है, और मैंने वहाँ रीडिंग स्टार्ट की थी। पढ़ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, पुरानी हॉबी है मेरी। तो मैंने पहले पढ़ना स्टार्ट किया था। धीरे-धीरे मैंने वहाँ देखा, वहाँ पर काफ़ी ऐसे राइटर्स थे जिन्हें हम पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। कुछ नए राइटर्स थे, जब हम उनकी स्टोरीज़ पे गई मैं, और मैंने कुछ राइटर्स के स्टोरी पर देखा कि हमारी पहली स्टोरी है, आप इसे रिव्यू करें, पढ़ें, रेटिंग दें। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम यहाँ लिख भी सकते हैं। तो लगभग 1 डेढ़ महीने मैंने वहाँ पर पढ़ने में समय बिताया। उसके बाद वहाँ मुझे राइटिंग के कीड़े ने काटा कि लिखना चाहिए अब। तो मैंने जो पहली स्टोरी थी मेरी, मुर्दों की ट्रेन, हॉरर स्टोरी थी, एक हॉन्टेड स्टेशन, हॉन्टेड ट्रेन के बारे में, वो पब्लिश की। वो लिखने में भी मुझे मतलब मैंने कई ड्राफ्ट बनाए, डिलीट किए, फिर से लिखा, फिर डिलीट किया। तो एक था अंदर से कि लिखूँ या नहीं, या लिखूँ तो इसे पब्लिश करूँ कि नहीं? एक एक काफ़ी हेजिटेशन हो रही थी। पर फिर मैंने कहा चलो एक नया एक्सपीरियंस करके देखते हैं, और मैंने अपनी फर्स्ट स्टोरी का फर्स्ट एपिसोड लिखा और वहाँ पब्लिश किया। 1 डेढ़ मिनट का था वो, ज़्यादा लंबा भी नहीं था। मैंने देखा था वहाँ लोग सीरीज़ में लिखा करते थे, तो वो पहली स्टोरी थी मेरी। फिर मैंने देखा धीरे-धीरे वहाँ पर जो एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है इसमें, इस टाइप के जो प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, कि आप जो भी लिखते हैं, तो उसका फीडबैक आपको तुरंत मिलता है। अभी आज की डेट में तो मेरी काफ़ी स्टोरीज़ आ चुकी हैं प्रतिलिपि पे, कुछ रेगुलर रीडर्स हैं, जो हमेशा ऑलमोस्ट सारे जो भी मैं पोस्ट करती हूँ, वो पढ़ते हैं, उस पर अपने कमेंट्स देते हैं। लेकिन वो जो टाइम था, वो काफ़ी स्ट्रगल होता है किसी भी राइटर्स के लिए लिखने में, तब हमें कोई नहीं जानता था। तो पहली स्टोरी पर वो जो 4 कमेंट आए थे कि नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, वेरी नाइस, हॉरिबल, मुझे याद है, और एक ने बस एक इमोजी कर दी थी बस। तो ये 4 कमेंट थे। तो वो देखना भी उस टाइम पे बहुत एक्साइटिंग था कि उम, मैंने जो लिखा है किसी ने पढ़ा है, और वो वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। मुझे लगा हाँ, मैं इसे कंटिन्यू करती हूँ। तो फिर धीरे-धीरे जो मुर्दों की ट्रेन, एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी थी, उसे इवन मतलब पार्ट में पब्लिश करना भी ज़रूरी नहीं था, पर मैंने देखा था वहाँ ऐसा किया जाता है, तो वो 1 डेढ़ मिनट के पार्ट, तो कोई पार्ट उसका 4-5 मिनट का था, ऐसे करते-करते वो एक शॉर्ट स्टोरी थी, जो मैंने कंप्लीट की।
और तब मैं एक दूसरे पेन नेम से लिखती थी। मैं अपनी आईडी से भी नहीं लिखती थी वहाँ पर। तो वो शुरुआत थी और देखा जाए तो काफ़ी अच्छा था, लक ऐसा था कि एक के बाद एक अच्छे रीडर्स वहाँ मिलते गए। अच्छे फीडबैक थे उनके कि मैंने काफ़ी गलतियाँ भी की थी। जब मैंने अपनी स्टोरी फिर से पढ़ी, तो मैंने सोचा कि ये क्या लिख दिया? मुझे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी उसमें अभी। तो फर्स्ट स्टोरी कंप्लीट हुई और जो कंप्लीट होने के बाद जो लोगों का फीडबैक आया पूरी स्टोरी पे, वो वो काफ़ी मैटर करता था मेरे लिए। और वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं लिख सकती हूँ। क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था, उसके पहले मैं बिल्कुल ज़ीरो थी इस फ़ील्ड में। मतलब मुझे 2 लाइन के जो टेक्स्ट मैसेज होते थे, वो लिखना भी बड़ा बोरिंग सा लगता था और वहाँ मैंने हिंदी में टाइप किया था और वो पहली स्टोरी थी मेरी। तो बस वहाँ से एक कहना चाहिए एक जर्नी स्टार्ट हुई। उर्दू की ट्रेन से वो ट्रेन चल पड़ी। सेकंड स्टोरी भी आई मेरी, चीक्स नाम था उसका। फिर एक हॉरर स्टोरी थी जो मैंने ब्लैक मैजिक और जो हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा इशू है, एसिड एसिड विक्टिम्स जो होते हैं, उनकी लाइफ पर वो लिखा था। थर्ड स्टोरी थी मेरी, मैंने फिर मुर्दों की ट्रेन को आगे बढ़ाया था, शैतान से समझौता नाम था उस स्टोरी का। इस मुर्दों की ट्रेन की बात की स्टोरी थी। वो स्टोरी में जब लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, एक राइटर के तौर पर मुझे एक्सेप्ट कर लिया, तो वो फिर वहाँ मैंने अपने अपने नाम से, वर्षा के नाम से फिर एक आईडी बनाई। अभी भी मुझे काफ़ी लोग थे जो नहीं जानते थे। इसके पहले मैं एक डिफरेंट पेन नेम से लिख रही थी जो कि बड़ा अजीब-सा था, मेरे से काफ़ी अलग था। तो वहाँ जाके थर्ड स्टोरी में अपने मैंने और अपना ओरिजिनल नाम, मेरा नाम वर्षा वहाँ लिखा। और फिर धीरे-धीरे उसके बाद तीसरी, चौथी एक के बाद एक स्टोरी आती गई। मैंने अब तक वहाँ 10 बड़ी जो सीरीज़ कहना चाहिए वो कंप्लीट कर ली है। अभी-अभी मैंने अपनी 10वीं स्टोरी कंप्लीट की है वहाँ पे। छोटे-बड़े आर्टिकल वगैरह तो पोस्ट करते ही रहते हैं। तो एक जो सीरीज़ जिसे कहते हैं, वो अभी मैंने 10 स्टोरीज़ जो है वहाँ पे कंप्लीट की है प्रतिलिपि पे। तो अब तो काफ़ी अच्छा है, मतलब कुछ मेरे रेगुलर रीडर्स हैं। वो वेट करते हैं नेक्स्ट स्टोरी कब आएगी, क्या रहेगा, कैसा किस तरह मैं क्या लिखने वाली हूँ, उनसे प्रॉपर इंटरैक्शंस होते रहते हैं। तो वो एक शुरुआत थी और धीरे-धीरे अब काफ़ी अच्छा हो गया है वहाँ पर। तो इस तरह मैंने लिखना शुरू किया था। जी। हाँ, तो जैसे आपने बताया प्रतिलिपि के बारे में आपको पता चला, एक जी। रीडिंग ऐप है, उसके बारे में फिर आपको जब रीड करने लगे तो आपको लगा कि लिख सकते हो। सो दैट्स जी, एन जी, जी। yeah, so it's an interesting thing and then you've done well in this. तो आपने स्टार्ट करा और अच्छा कर भी लिया। तो जैसे आपने बताया आपने पेन नेम अपना रखा हुआ था, एक सूडोनिम, और आपने अपनी फैमिली को बताया भी नहीं था शुरुआत में कि आप नहीं, लिख रहे हैं। नहीं। तो यहाँ पे आके जो आपको प्रतिलिपि पे कॉन्फिडेंस आया कि लोग आपका काम देख रहे हैं, उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपको लाइसेंसिंग डील्स मिल रही है, उसके बाद ही आपने अपनी फैमिली से ये बात शेयर की। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि क्यों आप हेसिटेंट थे और फाइनली कैसे आपने किस पॉइंट पे डिसीजन लिया कि फैमिली को बताया जाए? एक्चुअली सबसे बड़ा जो रीज़न था, जो मैंने कई बार सोचा कि अब बताती हूँ कि मैं लिख रही हूँ, अपनी फैमिली पे या फ्रेंड्स को तो बता ही सकती थी। एक बार मैंने ट्राई भी किया था। मेरी एक रूममेट थी, मैंने उसे बताना स्टार्ट किया, तो उसे लगा ये कोई मज़ाक है, तो उसने भी सीरियसली नहीं लिया। कोई इस मैटर पे मुझे कभी कोई सीरियसली लेता नहीं था, क्योंकि जो मुझे जानता है, वो मुझे राइटिंग से जोड़कर बिल्कुल नहीं देख सकता कि मैं लिख भी सकती हूँ। इवन मुझे भी नहीं पता था कि मैं कभी लिख पाऊँगी। आज से मुझे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं प्रतिलिपि पे, लेकिन 2 साल पहले मुझे कोई कहता कि तुम लिखोगी, तुम्हें लोग पढ़ना चाहेंगे, बुक पब्लिश होगी, कॉमिक्स आएगी तुम्हारी स्टोरी पे, मैं इंटरव्यू दे रही होंगी, ऐसा मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। एक वो टाइम भी था। तो उस वजह से एक हेजिटेशन सी थी कि घर पे बताएँ या ना बताएँ, और इसका एक अपना मज़ा है कि एक घोस्ट राइटर की तरह बस लिखते जाओ। तो मैंने स्टार्ट में बिल्कुल भी शेयर नहीं किया था, किसी को भी नहीं बताया था। लेकिन जब आप इतना टाइम राइटिंग में देने लगते हैं, जो मैंने मेरी शुरुआत की स्टोरीज़ थी वो काफ़ी शॉर्ट स्टोरीज़ थी। जैसे मैंने मुर्दों की ट्रेन बताई, 1 डेढ़ घंटे की स्टोरी है। फिर एक मेरी स्टोरी आई थी चीख, वो यही कोई 2 घंटे के उसका भी रीडिंग टाइम है।
शैतान से समझौता आई थी, थर्ड स्टोरी थी। धीरे-धीरे क्या हुआ स्टोरी का जो ड्यूरेशन था वो बढ़ता जा रहा था और मैं काफ़ी टाइम राइटिंग में लगा रही थी। तो ऐसी चीज़ें अ, इतना पॉसिबल नहीं है कि फिर आप घरवालों से ऐसी चीज़ें छुपा के रखें। फिर धीरे-धीरे मैंने फैमिली में बताना शुरू किया। हाँ, लेकिन जो मेरी पहली डील हुई थी, मेरी प्रतिलिपि के थ्रू हुई थी स्टोरीटेल से। मेरी 2 स्टोरी की ऑडियो बुक गई थी स्टोरीटेल के पास। एक बहरूपिया जिसकी अभी नॉवेल पब्लिश हुई है और एक सिंड्रेला मेरी एक और स्टोरी है, वो भी हॉरर ही है। तो वो पहली डील थी मेरी प्रतिलिपि से और तब मैंने अपने घर पर बताया कि हाँ, मैं लिखती हूँ और प्रतिलिपि के बारे में बताया और अपने इस एग्रीमेंट के बारे में बताया। तो वो एक टाइम था, फर्स्ट टाइम वो था वो जो एग्रीमेंट था हमारा, उसके बाद मैंने अपने घर पर बताया कि हाँ, मैं लिखती हूँ। और प्रतिलिपि की भी अगर बात की जाए तो क्या होता है कि जब आप यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं, किसी भी स्टोरी की शुरुआत से लेके जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक आपका और आपके जो रीडर्स हैं, उनका एक कनेक्शन बना रहता है। आपने स्टार्ट किया, उस पे उनका फीडबैक आपको मिलता है, आप स्टोरी आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर उनका फीडबैक मिलता है। आप किस तरह से उसे स्ट्रक्चर कर रहे हैं या किस तरह के कैरेक्टर्स उसमें तैयार कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे एक जर्नी सी रहती है, जो आपकी पूरी स्टोरी है और वो आपके साथ बने रहते हैं। हम्म, तो मुझे हर चीज़ पर, हर अपने छोटे-छोटे जो भी चेंज करती थी मैं स्टोरी पे या कुछ नयापन लाती थी, मुझे उनके फीडबैक मिलते थे। तो वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस देता था कि हाँ, वो मुझे पढ़ना चाहते हैं। वो मुझसे कई बार वो डिमांड भी करते थे कि मैं किसी ख़ास टॉपिक पर लिखूँ या मैंने स्टोरी में कुछ चेंज किया तो अरे आपने ये क्यों कुछ कर दिया? तो वो एक टाइप से आपके साथ बने रहते थे पूरी स्टोरी में। तो ये एक अलग कॉन्फिडेंस देता है। मुझे पता है कि ये स्टोरी मैं लिख रही हूँ और ये अभी जो रीडर्स मेरे साथ हैं, ये नेक्स्ट स्टोरी में फिर मुझे जॉइन करने वाले हैं। तो धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ती गईं और बेटर होती गईं। तो ये ऐसा रहा है यहाँ तक का सफ़र। जी। जैसे आपने बताया कि अब लंबी स्टोरी लिखनी अब आपने शुरू की, जैसे उपन्यास वगैरह लिखे तो आपको और ज़्यादा टाइम देना पड़ा अपनी जी, और जी। तो आप एक होममेकर हैं, तो आप अपनी मतलब आप कैसे मैनेज करते हो अपना टाइम, अपनी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, राइटिंग करियर को कैसे जगल कर रहे हो? आपने जनरली मतलब जब लिखते हो तो क्या आपका स्केड्यूल रहता है? आपने कोई सेट टाइम रखा हुआ है कि रोज़ इतना लिखना ही है या जब भी आपका मन करे, जब इंस्पिरेशन हो तब लिखते हो? ऐसा कोई फिक्स रूटीन नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे थॉट्स आ रहे होते हैं, आज मुझे लिखना है, इस चैप्टर को आगे बढ़ाना है, लेकिन उस दिन ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता और कभी हमारे पास टाइम ही टाइम रहता है, लेकिन फिर ऐसा होता है कि वो एक मूड की बात होती है, राइटिंग भी बिल्कुल आप डेली रूटीन की जॉब की तरह नहीं कर नहीं सकते, कर बिल्कुल सकते। मूड की बात होती है वो। लेकिन मुझे लगता है मैं पहले से कहीं ज़्यादा मेरी जो रूटीन है वो अब सेटल हो गई है। पहले क्या होता था, मैं बस मेरे काम, मेरा घर यही सब चीज़ें थी। अब मुझे टाइम निकालना है। मुझे क्या होता है प्रतिलिपि पे मैं रेगुलर इंटरवल में स्टोरीज़ पोस्ट करती हूँ। जैसे कभी वीकली किया या फिर 3-4 दिन का एक फिक्स कर दिया कि 3-4 दिन के बाद इसका नेक्स्ट एपिसोड आना है। तो उसकी वज़ह से मुझे लगता है कि जैसे मेरी जो बाकी की रूटीन है उसे भी मैं उस पर भी मैं पहले से ज़्यादा रेगुलर हो गई हूँ क्योंकि अब मुझे टाइम मैनेज करना है। लिखने के लिए टाइम मैनेज करना है तो मेरे दूसरे काम भी जो हैं, पहले से कहीं ज़्यादा अब मुझे लगता है रूटीन अब मेरा सेटल हो चुका है राइटिंग की वज़ह से। और जैसा कि मैंने कहा मैं हमेशा सीरीज़ ही लिखती हूँ, एक लंबे समय से मैं सीरीज़ लिख रही हूँ। तो इसकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है जैसे कि आप सपोज़ आप एक कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं, 30 मिनट का टीवी सीरियल है, आप 30 मिनट तक उससे बिल्कुल जुड़े हुए हैं। वो टीवी सीरियल खत्म हो गया, आप आपका माइंड फिर दूसरी चीज़ों में लग गया। मूवी के साथ अगर आप देखें तो ढाई 3 घंटे की मूवी है, उसके साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी और ज़्यादा होती है या कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट है, उसके साथ एक लंबे समय तक जब तक वो सीरीज़ जारी है, तब तक आप उसमें जुड़े हुए हैं, इन्वॉल्व हैं। लेकिन राइटिंग में ऐसा नहीं होता। मेरी जो स्टोरीज़ होती हैं अभी की डेट की, वो कंप्लीट करने में मुझे 3-4 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम भी लग जाता है। तो आप देखें तो एक लंबे समय की इन्वॉल्वमेंट है। हम अगर कभी लिख भी नहीं रहे होते हैं, तो भी हमारा जो एक कनेक्शन होता है हमारी स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही है, वहाँ जितने भी इंसिडेंट्स हैं, जो हमने लिख लिया है या आगे हमने जो प्लान करके रखा है, तो उनके साथ एक कनेक्शन सा बन जाता है। तो फिर वहाँ मैटर नहीं करता कि बीच में 2-3 दिन आपके स्किप हो गए, आप लिख नहीं पाए। वो स्टोरी कहीं न कहीं हमारे दिमाग में चलती रहती है। वो अब आगे जब टाइम मिलेगा, हम उसे आगे बढ़ाएँगे, कंप्लीट करेंगे। हाँ,
एक बार मैंने कंप्लीट कर दी कोई स्टोरी, फिर मैं उससे बाहर आ जाती हूँ। अब कोई मुझसे कहे कि मैं उसके 2-4 एपिसोड और लिख दूँ, तो वो नहीं हो पाता। पर हाँ, एक लंबे समय का ये जो एक कनेक्शन रहता है हमारी स्टोरी के साथ, हम उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ये काफ़ी लंबे समय तक रहता है। तो फिर वो मैटर नहीं करता, बीच में होता है कि एक पूरा दिन आपने प्लान किया, पर आपको टाइम नहीं मिला, नहीं लिख पाए। लेकिन ठीक है, वो फिर वो स्टोरी दिमाग में चलते रहती है, हमें जब टाइम मिलता है, हम उसे उतना फिर आगे कभी टाइप कर लेते हैं। हाँ, ऐसा रहता है ये पूरा। जी। आपने जो ज्यादातर स्टोरीज लिखी हैं वो हॉरर टेल्स हैं, जी। हॉरर जॉनरा में लिख रहे हैं आप। कोई खास वजह इसी को चुनने की? अ, कोई हुँ। खास लाइकिंग है इसके लिए, हॉरर के लिए? अ, हाँ, एक नेचुरल इंटरेस्ट तो शुरू से रहा है कि हॉरर शोज़ हो गए या मूवी हो गई, वो काफ़ी अच्छी लगती थी देखने में, पढ़ने में नहीं, पर देखने में काफ़ी अच्छी लगती थी। तो हाँ, सही कहा आपने, अब तक मैंने जितना लिखा है सारा हॉरर ही है। एक स्टोरी बस है, वो मैंने एक कॉम्पिटिशन के लिए लिखी थी, तो वो सस्पेंस थ्रिलर है। बाकी मेरी जितनी स्टोरी है सारी हॉरर है, हॉरर के साथ मैंने अलग-अलग एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो होता ये था कि जो भी आइडिया आता था दिमाग में, वो हॉरर पर ही जाके रुकता था। सबसे पहले मैंने एक हॉन्टेड स्टेशन के बारे में लिखा था, फिर जैसा बताया एक मैंने ब्लैक मैजिक के बारे में लिखा। बहरूपिया जो है, आपने पढ़ी होगी, वो हॉरर फैंटेसी है। अभी-अभी मैंने एक वैम्पायर स्टोरी कंप्लीट की है, वो भी हॉरर फैंटेसी है। और बीच में कुछ एक स्टोरी मैंने लिखी थी खिड़की, जो कि अ, हॉरर और टाइम ट्रैवल को उसमें एक साथ लाया था मैंने। तो होता है, अब तक मैंने जितना लिखा है सारा हॉरर ही है, क्योंकि जितने भी आते थे दिमाग में, जितनी भी चीज़ें स्ट्राइक करती थी, वो जाके हॉरर पर ही रुकती थी। पर मुझे लगता है अभी भी काफ़ी कुछ है इस जॉनरा में जो कि एक्सप्लोर करना है, काफ़ी कुछ है जिसमें भी लिखा जा सकता है। और मुझे लगता है हमारा जो हिंदी का लिटरेचर है, इसमें काफ़ी कम लिखा गया है। ये कहीं न कहीं आप देखेंगे जितनी भी पॉपुलर यहाँ पर है चीज़ें लिखी गई हैं अब तक, वो सोशल इश्यूज़ पे ज़्यादा होती हैं। तो अब अभी का टाइम है, जैसे जिस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं, काफ़ी नए राइटर्स आ रहे हैं और अब चीज़ें बदल रही हैं। हॉरर हो गया, साइंस फिक्शन हो गया, फैंटेसी हो गया, इस तरफ लोगों का झुकाव हो रहा है। लेकिन अब तक यहाँ पर हिंदी में काफ़ी कम लिखा गया है इस मैटर पे। तो मैंने ये अभी तक जितना भी लिखा है सारा हॉरर ही है, हॉरर कॉमेडी भी लिखा है। पर फिर भी मुझे लगता है अभी काफ़ी कुछ इसमें लिखना बाकी है और आगे मैं स्टोरी में मैंने बहुत कुछ प्लान कर रखा है। और एक लंबे समय तक शायद मैं भी हॉरर ही लिखने वाली हूँ, फिर कुछ ट्राई करेंगे नया। जी। चलिए बढ़िया। अच्छा, एक और सवाल था मेरे दिमाग में। कोई जैसे आपने ये जो लिखी थी बहरूपिया, अ, जी। अम, मतलब ये जो भेड़िए मानव का है कैरेक्टर, जैसे हम लेजेंड्स में, फोक टेल्स में, इन सब चीजों में मतलब पढ़ते हैं इसके बारे में, तो आपको कोई ऐसी एक पर्टिकुलर स्टोरी थी या कोई पर्टिकुलर लेजेंड, कोई पर्टिकुलर राइटर जिसने आपको इंस्पायर किया हो या ट्रिगर करा हो कोई थॉट, मतलब इस डायरेक्शन में जाके इस तरीके की नॉवल लिखने के लिए? बहरूपिया लिखने की जो डिमांड थी वो मुझे मेरे रीडर्स ने ही कहा था सबसे पहले। अच्छा। मैं अपनी 4th स्टोरी के बीच में थी, सिंड्रेला। तो हम्म। वहाँ पर उसके कमेंट्स में काफ़ी रीडर्स ने मुझसे कहा कि आप वेयरवुल्फ या वैम्पायर पर कोई स्टोरी लिखो। पर खुद से तो मैं शायद ही कभी लिखती, क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे हो गए, वैम्पायर या वेयरवुल्फ, जिन पर काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है, मूवीज़ तो इतनी आ चुकी हैं कि अब ये मतलब हाँ, एक चैलेंज ये है कि हम नया क्या लेके आएँ इसमें। लेकिन तब मैं नई थी और मुझे लगता था कि हाँ, मुझे ये ट्राई करना चाहिए, अगर रीडर्स कह रहे हैं कि नहीं हम आपका वर्ज़न देखना चाहेंगे। हाँ, ये है कि वेयरवुल्फ और वैम्पायर पे काफ़ी कुछ देख सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ था। मैंने बहरूपिया सबसे पहले प्रतिलिपि पर ही पब्लिश की थी और अभी वो मेरी पेपर बैक भी आ गया उसका। तो ये जो मैंने स्टार्ट किया था वो उनके कहने पर ही किया था। इसके साथ जुड़ी हुई एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे साथ हो चुका है, मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक मैं 4th स्टैंडर्ड में थी तब की बात है। हमारे पास एक डॉगी था, उसका भी सेम नाम था शैडो और उसकी जो ब्रीड थी उसे लोकल लैंग्वेज में भेड़िया कहा जाता था। वो बंजारे होते हैं, देखा होगा आपने, जो जगह-जगह वो टेंट बना के रहते हैं, उनके पास ये ब्रीड होती है। तो मेरे फादर वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, जैसा मैंने नॉवेल में लिखा है, मेंशन किया है। जी।
तो मेरी लाइफ भी ऐसे ही है, काफ़ी कुछ जंगलों में और इसी तरह बीतती है। मैंने वो जो लाइफ लिखी है एक पूरी नॉवल में कि जंगल के आस-पास बसे हुए गाँव कैसे होते हैं, हम्म। उनका जो स्ट्रगल होता है, जिस तरह से उसमें दिखाया है जंगली जानवर अटैक करते हैं बीच-बीच में, ये सब हम्म। मैंने काफ़ी करीब से देखा है। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया वही सब कुछ इसमें लिखा है। तो वो एक डॉगी था मेरे पास शैडो, तो जब मेरे फादर थे वो उसका पपी घर ले आए थे, मैं बहुत खुश थी। पर मेरे ये नहीं समझ में आता था कि इसे भेड़िया क्यों कहा जाता है? काफ़ी सारी ब्रीड के बारे में मैंने सुना था, उसे लोकल बोलने वाले भेड़िया या बंजारा बुलाते थे। तो मज़ाक-मज़ाक में मेरे भाई हैं, मुझसे थोड़े ही बड़े थे, उन्होंने मुझसे कह दिया कि ये वेयरवुल्फ का पपी है, इसलिए इसे ऐसा कहा जाता है। मैं उस समय तो काफ़ी डर गई थी, कोई इंटरनेट नहीं, कोई कुछ मोबाइल नहीं, कुछ नहीं। एक कॉमिक्स ज़रूर थी मेरे पास वेयरवुल्फ वाली, तो मैं हमेशा इमेजिन करती थी ये बड़ा होगा और वेयरवुल्फ बन जाएगा। तो बातों-बातों में काफ़ी दिन बाद जब मैंने प्रतिलिपि पे लिखना शुरू किया, सबसे पहले मैंने अपने भाई को ही बताया था कि मैं लिखती हूँ और उनसे कहा कि मुझे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मैं उनसे डिस्कस करती हूँ, अपनी स्टोरी की कई चीज़ें मैं उनसे डिस्कस करती हूँ। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे रीडर्स हैं, उनकी एक अलग ही डिमांड है कि मैं वेयरवुल्फ पर लिखूँ। तो उन्होंने कहा, "क्या टेंशन है? तुम्हारे पास पपी था कभी वेयरवुल्फ का?" बस मज़ाक में उन्होंने कहा और मुझे वो क्लिक कर गया कि हाँ, वेयरवुल्फ पर हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, लेकिन वेयरवुल्फ अगर किसी के पेट डॉग की तरह हो, तो वो बड़ा अमेज़िंग लगा मुझे। अब तक हमने जो भी वेयरवुल्फ के बारे में देखा है, जनरली देखा जाता है, लिखा कम गया है वेयरवुल्फ पर, मूवीज़ वगैरह में हमने काफ़ी देखा है, हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह में। तो हम्म। बड़े खतरनाक से होते हैं, जंगलों में दिखते हैं, अजीब-अजीब सी जगहों पे होते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने सोचा कि वेयरवुल्फ अगर किसी का डॉगी हो, तो कैसा रहेगा? और वो किसी जंगल में नहीं होगा, वो होगा आपके बेसमेंट में, एक बॉक्स के अंदर। इस तरह से मैं उसे इंट्रोड्यूस करूँगी। मैंने नाम भी सेम रखा शैडो, जो कि मेरा अपना डॉगी था। वो सारी चीज़ें जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस की हुई है रियल लाइफ़ की, वो सब कुछ मैंने इवन उसमें एक इंसिडेंट है जहाँ पर कुछ तस्कर, कुछ बदमाश घुस आते हैं सैंडलवुड के लिए। वो हो चुका है हमारे यहाँ मतलब हाँ। छत्तीसगढ़ में 2007-8 के बीच में वो चीज़ हुई थी। काफ़ी सारे लोग आ गए थे यहाँ पर और काफ़ी मतलब वो जो हुआ था सैंडलवुड की जो तस्करी थी, वो उस टाइम पे हुई थी। तो वो भी ऐसी चीज़ थी जो मैंने उसमें जोड़ी थी, वो सच में मेरे साथ हो चुका है। मैंने देखा है वो सब होते हुए बिल्कुल। तो बहरूपिया मेरी वो स्टोरी है जिसमें मैंने रियल लाइफ़ के काफ़ी सारे एक्सपीरियंस डाले हैं। तो वहाँ से ये कहानी निकल के आई। फिर भी एक चैलेंज था कि हम क्या लिखें ऐसा जो अब तक लोगों ने नहीं देखा है। सबसे बड़ी बात कि इसका जो बैकग्राउंड है, अब तक हमने हॉलीवुड मूवीज़ में देखा है, सब कुछ किया है, पर अगर कोई बहरूपिया हमारे बीच का हो, उसकी जो सारी स्टोरी है वो हमारे बीच में सेट हो कहीं, तो इससे आप देसी वर्ज़न कह सकते हैं वेयरवुल्फ का। वो सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें जो लोग पहले से जानते हैं वेयरवुल्फ के बारे में, कुछ चीज़ें मैंने अपने साइड से ऐड की इसमें और फिर पूरा इसका एक वो क्रिएट किया कि ये कहाँ से आया था, कौन था, इनकी भी एक दुनिया थी, सारी चीज़ें। तो ये ज़रूरी होता है, अब तक रीडर्स जो पढ़ते आ रहे हैं, आप बिल्कुल उसे चेंज नहीं कर सकते उनका कॉन्सेप्ट। पहले उन्हें एक्सेप्ट करना होगा, अब तक उन्होंने जितना भी देखा है वेयरवुल्फ के बारे में, तो शुरुआत की चीज़ें वही थी जो उन्होंने देखी हैं। वेयरवुल्फ की जो अपीयरेंस थी, वो कैसे वुल्फ में बदल जाता था, वो जो एक कर्स था उसके ऊपर, वो सारी चीज़ें मैंने एज़ इट इज़ रखी। लेकिन बाद में मैंने उसे पूरी तरह चेंज कर दिया। मेरे अपने रूल थे, मेरी अपनी थ्योरी थी कि वेयरवुल्फ कहाँ से आए, कैसे बने, क्या हुआ और उनका जो स्ट्रगल था ह्यूमन्स के साथ, वो सारी चीज़ें। तो इस तरह ये पूरी बुक निकल के आई। आई थिंक जैसे मतलब खैर ये लेजेंड्स वगैरह तो हमेशा से ही मतलब सदियों से रहे हैं और जैसे पहले भी वो वेम्पायर की स्टोरीज जो लेजेंड्स थी या फिर ब्राम स्टोकर ने जो ड्रैकुला लिखी थी वो इतनी पॉपुलर हुई बट आई थिंक रिसेंट ईयर्स में यूथ को इस तरह की स्टोरीज काफी अच्छी लगती है आई थिंक ट्वाइलाइट वगैरह के भी इतने पॉपुलर हो जाने से तो मे बी दैट्स व्हाई दे वांटेड कि हिंदी में भी हो इस तरीके की स्टोरीज तो मतलब बड़ा मजा आया वैसे आपकी बुक पढ़ के थैंक यू। और मैं भी जनरली मतलब इंग्लिश की बुक्स ही पढ़ती हूँ हिंदी की बुक्स मैंने लिमिटेड ही पढ़ी हैं so and this was I think the first horror book that I read in Hindi और अभी जैसे अच्छा जैसे आप अभी शेयर कर रहे थे तो उसी से रिलेटेड मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रही थी जैसे आपने बोला कि वेयरवुल्फ का जब आप कैरेक्टर बना रहे थे तो कुछ आपको चैलेंज थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा था सो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि किस तरीके की रिसर्च
और किस तरीके के चैलेंजेस थे आपके लिए जब आपने ये कैरेक्टर शेप किया और मतलब इतना इम्पोर्टेंट उसे कैरेक्टर बनाया, इतने मतलब काफ़ी लॉन्ग वर्क है आपका। तो उसके लिए जो क्या-क्या रिसर्च और क्या-क्या चैलेंजेस आपने अंडरटेक किए इसके लिए, कैरेक्टर के लिए? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि हम क्या नया लेके आएँगे इसमें, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में इतनी सारी थ्योरीज़ आ चुकी हैं कि देख चुके हैं हम मूवीज़ वगैरह में इसको, इतने बार ये चीज़ें रिपीट हो चुकी हैं, वेयरवुल्फ। तो सबसे बड़ा यही था कि हम इसे किस तरह से मैं प्रेज़ेंट करूँ, क्या नयापन ला ले आऊँ उसमें, ये सबसे बड़ी चीज़ थी। फिर मेरे जो रीडर्स हैं, वो कैसे इससे इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं, उसकी एक अपनी स्टोरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने इसकी अपनी एक थ्योरी ले आई वेयरवुल्फ की, कि ये कहाँ से आए, कौन थे ये? वो एक चीज़ थी। दूसरी इसकी अपनी स्टोरी, इनकी एक हिस्ट्री थी, कहाँ से ये आए थे और इनका जो भी स्ट्रगल था, किस तरह ग्रो हुआ इनका, कैसे वो जो एक टाइम था मैंने इसमें दिखाया है कि ये 3000 साल पहले से आ चुके थे और अभी तक हैं, इनके कुछ बचे हुए जो लोग हैं, वो अभी तक हैं। तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये था। और एक बहुत बड़ा इसमें जैसे मैंने बताया कि लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इस बारे में। तो अपने कुछ रूल्स मैंने सेट किए इसमें कि वेयरवुल्फ क्यों होते हैं, क्या होते हैं, कहाँ से आए थे, ये सारी चीज़ें थी। तो बस वही, ज़्यादा कुछ नहीं था करने को। हाँ, एक इमोशनली कनेक्शन भी था, जो हुँ, रीडर्स को इसमें बाँधे रखता। तो वो सारी चीज़ें देखी। रिसर्च में बहुत ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया, सारी चीज़ें इमेजिनेशन पे ही चलती हैं। तो बस यही था। जी। अच्छा। अच्छा, जो आपने अभी तक आपका एक्सपीरियंस रहा है हुँ। और जिस तरीके के आपको फीडबैक मिला है, जिस तरीके के रिस्पॉन्सेज़ मिले हैं, तो आपने कुछ अपना भी एनालिसिस किया होगा कि क्या चीज़ वर्क कर रही है रीडर्स के साथ, किस तरीके का काम वर्क कर रहा है, किस तरीके का नहीं। तो आपको लगता है कि राइटर्स का कोई सक्सेस फ़ॉर्मूला या कुछ होता है? या आपके लिए अपने पर्सनली आप है आपका कोई ऐसा फ़ॉर्मूला? सबसे पहले तो मुझे लगता है एंटरटेनमेंट, जो भी आता है रीडिंग के लिए, हुँ, सबसे पहले उन्हें यही चाहिए होता है। सबकी लाइफ में टेंशन है, भाग-दौड़ है, टाइम नहीं रहता उनके पास। तो ऐसे में जब वो प्रतिलिपि खोलते हैं या कोई एक बुक उठाते हैं, तो उनका पहला जो मोटिव रहता है वो रहता है एंटरटेनमेंट। कुछ टाइम का उनको रिलैक्स चाहिए, मूड फ्रेश करना होता है कुछ पढ़ के। तो सबसे पहले जो मैं फ़ोकस करती हूँ वो इस चीज़ पे करती हूँ कि स्टोरी बिल्कुल भी कहीं पर भी बोरिंग नहीं होनी चाहिए। और हमेशा एक चीज़ बनी रहनी चाहिए उनमें कि अब क्या हुआ? नेक्स्ट क्या? अब क्या होगा? एक कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सस्पेंस थ्रिलर लिखो तभी आपकी कहानियों में सस्पेंस हो। लव स्टोरी में भी एक अलग तरीके का सस्पेंस आप डाल सकते हैं। हमेशा एक क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए पढ़ने वाले में कि क्या हो रहा है? नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा? अब क्या हुआ? आगे क्या हुआ? दूसरी चीज़, आप जो भी लिखते हैं, कोई भी टॉपिक हो गया, आप चाहे सोशल किसी मुद्दे पर लिख रहे हो, चाहे आप लव स्टोरी लिख रहे हो, चाहे आप इस तरह की फैंटेसी पर लिख रहे हो, आप ये देखिए कि ये काफ़ी समय से लिखे जा रहे हैं। इन पर कई चीज़ें लिख चुकी हैं, कितनी चीज़ें मूवी बन चुकी हैं, तो लिखा जा चुका है इन्हें, इन पर शोज़ बन चुके हैं, तो इसमें नया कुछ भी नहीं है। नया क्या होता है, जितने तरह के राइटर्स होते हैं, उनका व्यू होता है, वो उनका अपना प्रेज़ेंटेशन होता है। तो रीडर्स को हमेशा कुछ नया चाहिए, कुछ डिफरेंट। एक पढ़ लिया उन्होंने, फिर अब अगला पढ़ रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि शायद वो 2 से 3 पेज से आगे बढ़ते ही नहीं हैं। ओह! मालूम है ये क्या होने वाला है। वो पहले ही वो उनकी एक प्रेडिक्शन होती है कि हाँ, ये स्टोरी यहीं जाने वाली है। तो नहीं, उन्हें कुछ नया चाहिए। जो अब तक वो पढ़ते आए हैं वो, और कुछ नया का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मुझे यही लगता है। जो मैं करती हूँ वो यही रहता है कि किसी भी, अगर आप हॉरर में तो स्पेशली ये रहता है कि बहुत से ऐसे हॉरर फैंटेसी क्रिएचर हैं, जिन्हें हम बार-बार रिपीट करते हैं। डेविल हो गया, विचक्राफ्ट हो गया, वेयरवुल्फ हो गया, वैम्पायर हो गया। अगर हॉरर में देखें, तो यही सारी चीज़ें बार-बार, बार-बार रिपीट होते रहती हैं। ब्लैक मैजिक हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो
जनरली जब कोई पढ़ना शुरू करता है तो पहले ही वो एक अपना बनाने लगता है कि हाँ, ये हमने पढ़ लिया, अब नेक्स्ट इसके साथ ये होगा, अरे ये तो सारी एक जैसी होती हैं। तो वहाँ ये चैलेंज रहता है कि ठीक है, अब तक उन्होंने जो पढ़ा है, उनकी कनेक्टिविटी के लिए आप जो स्टार्ट है, आप वहीं से करो, जो कि एक ट्रेडिशन जुड़ा हुआ है इन सारी चीज़ों के साथ। लेकिन फिर उन्हें कुछ नया चाहिए। एक तो एंटरटेनिंग होना चाहिए, उनमें हमेशा एक बना रहे कि अब क्या होगा स्टोरी में। दूसरा एक इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। मैं स्टोरी लाइन से ज़्यादा कैरेक्टर्स पर फ़ोकस करती हूँ। जब अ, एक एक इमोशनल कनेक्शन बनता है उस कैरेक्टर के साथ, जब रीडर फ़ील कर पाते हैं कि इसकी ये प्रॉब्लम है, या उसकी खुशी में खुश होने लगते हैं, या उसके साथ कुछ बुरा होता है तो उन्हें बुरा लगता है, उन्हें दुःख होता है, तो वो जुड़ पाते हैं स्टोरी से। कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें वो पढ़ते हैं और बंद करके रख दिया। कुछ स्टोरी ऐसी होती है जो वो पढ़ लेते हैं, पर उसके बाद भी उनके दिमाग में चलता है, यार ये क्यों हुआ था उस स्टोरी में? ऐसा नहीं होना चाहिए था, या अब क्या होगा? इस तरह की चीज़ें। तो एक इमोशनल कनेक्शन होना भी ज़रूरी होता है। और दूसरे, आप कितनी भी हॉरर लिख लें, फैंटेसी लिख लें, जो लिखना है लिख लें, मैंने अब तक क्योंकि इसी सब्जेक्ट पर लिखा है। एक रियल टच उसमें होना चाहिए। कहीं से भी ये ना लगे कि यार ये कैसे हो सकता है? उन्हें लगना चाहिए कि हाँ, ये हो सकता है। हमारे बेसमेंट में भी वेयरवुल्फ हो सकता है, ये लगना चाहिए उन्हें पढ़ते समय। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर मैं ध्यान देती हूँ। एक तो हमारा एंटरटेनमेंट वाली चीज़ हो गई, ये हमेशा हर स्टोरी में होनी ही चाहिए। चाहे आप कितना भी बड़ा मैसेज दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पहला मोटिव जो होता है वो किसी का भी होता है, वो एंटरटेनमेंट का होता है। और दूसरी ये सारी चीज़ें कि एक ग्रिप बनी रहनी चाहिए आपकी स्टोरी में। और ये जो भी मैंने आपने बताया इमोशनल चीज़ें, वो एक कनेक्शन जो होता है रीडर्स के साथ, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे मैं हमेशा ध्यान देती हूँ। और हमेशा जब भी आप स्टार्ट करें, आपने अगर 1 से लेके 10 तक आपने इस स्टोरी में किया है, तो नेक्स्ट स्टोरी में आप 10 से शुरू करें। फिर से अगर आप वही-वही चीज़ें रिपीट करते हैं, तो रीडर्स भी समझ जाते हैं कि ये आपका स्टाइल है, इसमें भी आपको यही नेक्स्ट जो भी आना है आपका, वो इसी तरीके से आना है। तो ये नहीं होना चाहिए, हमेशा आपके पास एक नया स्टार्ट होना चाहिए हर स्टोरी के लिए। तो बस ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर मैं ध्यान देती हूँ हर बार। जी। और एक मैं चाहूँगी आप मैसेज दें जो हाउसवाइफ्स कोई ये वीडियो देखें उनके लिए कि वो कैसे अपना अपनी ड्रीम्स परस्यू करें, कैसे अपना टाइम मैनेज करें और कैसे जो करना चाहें करती रहें। कैसे आप उन्हें कुछ भी उनके लिए कहना चाहें, उन्हें इंस्पायर करने के लिए? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमारे यहाँ के ट्रेडिशन में आ चुका है कि जो हाउसवाइफ़ होती हैं, होममेकर होती हैं, उनके पास सबके लिए टाइम होता है, पर अपने उनका से। टाइम उनका अपना नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने लिए उनके पास टाइम नहीं होता, या मुझे तो लगता है शायद वो खुद अपने आप को वैल्यू नहीं देती हैं। उनका जो भी ऐसा लगता है जैसे पूरा टाइम उनकी फैमिली का है, उनके उनके काम, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो मैं यही कहूँगी कि जिस तरह आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है, आपके घर को, परिवार को आपकी ज़रूरत है, उसी तरह आपको भी आपकी ज़रूरत है। आपके अंदर भी एक बंदा है जो जिसे आप काफ़ी टाइम से इग्नोर करते आ रहे हैं। तो बिल्कुल एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप देखिए, दूसरे आपको आपका ख़्याल रख सकते हैं, आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, पर वो चीज़ जो आपको खुशी देती है, उसे सिर्फ़ आप जानते हो, आप फ़ील कर सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि चाहे वो 10 मिनट का काम हो, चाहे वो एक जॉब हो, चाहे वो आपका शौक हो, ये कोई भी चीज़ हो। आपके अंदर के मैं को आपको ज़िंदा रखना है। आप क्या हो, आपकी एक पहचान है और मैटर नहीं करता है। आप देखेंगे ज़्यादातर लोग इस चीज़ का बहाना बनाते हैं कि टाइम नहीं है, हम कैसे करें, हमारी फैमिली, बच्चे, ये इतना काम, ये वो। तो कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता है। अगर आप खुद को वैल्यू देंगे, आप अपनी इम्पोर्टेंस समझेंगे, तो आप बिल्कुल अपने लिए टाइम मैनेज करेंगे। आप इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, तो आप व्यस्त नहीं हैं, आप अस्त-व्यस्त हैं। तो आप बिल्कुल टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि आपको किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपनी फैमिली में सबका ध्यान रखना चाहिए। ठीक वैसे ही, अगर आपकी फैमिली मेंबर 4 हैं, तो आप मान लो 5 हैं और 5 में आप खुद हो। आपको अपने लिए भी एक समय निकालना, फिर चाहे वो आपका कोई हॉबी हो, आप कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं, या जो भी हो, जो चीज़ आपको अंदर से खुशी देती है, तो आपको उसे एक ज़िंदा रखना है अपने लिए। तो मैं ये बिल्कुल मानती हूँ, ये हमारे यहाँ का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, या शायद एक माइंडसेट है लोगों का कि जो हाउसवाइफ़ होती हैं, उन सबके लिए टाइम है, अपने लिए टाइम नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ आप
खुद को भी आप समय दो, अपने लिए भी टाइम निकालो। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आई थिंक इसमें हाउसवाइफ्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो दूसरों को टाइम देती है और अपने आप को वैल्यू नहीं करती। तो प्रायोरिटी पे जैसे बाकी काम रखती हैं, चाहे खाना बनाना हो या घर का ध्यान रखना हो, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, तो अपने आपको भी अगर प्रायोरिटी पे रखेंगी या अपने शौक को या कुछ भी और करना चाहें, तो अगर उसे प्रायोरिटी टास्क पे रखेंगी तो जरूर उसके लिए टाइम निकाल बिल्कुल, पाएंगी। बिल्कुल। हाँ, जी। जी। और कुछ आप शेयर करना चाहेंगी व्यूअर्स के साथ, कुछ अपनी राइटिंग से रिलेटेड या ऐसे ही कोई मैसेज अपने रीडर्स के लिए या और हाउसवाइफ्स के लिए, या कुछ भी इंस्पिरेशनल मैसेज कोई शेयर करना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगी जितना मैंने अपने राइटिंग से सीखा है कि वो कहते हैं कि लाइफ़ है, कभी भी चमत्कार हो जाते हैं, कभी भी चीज़ें बदल जाती हैं। हमने अब तक सुना है कि हर दिन नया होता है। मैं कहना चाहूँगी हर घंटा नया होता है, हर मिनट नया होता है, हर पल नया होता है। एक पल में हम ब्लैंक बैठे रहते हैं, मैंने देखा, और अगले ही पल में मुझे कोई नया आइडिया आता है, कुछ नया स्ट्राइक कर जाता है दिमाग में। तो मैं यही कहूँगी कि जो आप शुरुआत करने की सोच रहे हैं, आप कल का वेट मत करो, आप आज से शुरू कर सकते हो। चीज़ें जिस ढंग से बदलती हैं, तो हर मिनट जो होता है, हर सेकंड जो होता है, वो आपकी लाइफ में नया होता है। किसी भी चीज़ के लिए समय कभी नहीं बीतता है। एक तरफ हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि यार टाइम निकला जा रहा है, टाइम किसी का वेट नहीं करता है, लेकिन ये टाइम अभी भी आपके साथ बना हुआ है, और नई शुरुआत करने के लिए या चीज़ों को सीखने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि जो भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, नया कुछ उनके मन में है, तो बस वो कर डालें, और हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मेरी तरह। उन्हें बस शुरुआत करनी चाहिए। जी। थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए और बातचीत करने के लिए। और आई होप आप लोग इंस्पायर हुए होंगे, हाउसवाइफ्स या जो भी लोग हैं, कुछ नया करने के लिए और अपने लिए इम्पोर्टेंटली टाइम निकालने के लिए, चाहे फिर वो म्यूजिक सुनने के लिए हो या रीडिंग के लिए हो या गार्डनिंग के लिए हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो जिनको भी इंटरेस्ट आया बहरूपिया के बारे में जानने में, आई एम श्योर आया होगा। Do check out my review on this book. I'll be posting it on my book review blog, and the link is going to be in the description box. So, and this is the book. So, बहरूपिया आप इसे Amazon से ऑर्डर कर सकते हैं. I am adding the Amazon links also in the description box. So you can check the review and the Amazon links in the description box. Uh, so if you enjoyed watching this video, please do like, share, and subscribe. Thank you.